नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दोस्तों, एक अंग्रेजी का शब्द है सेल्फ रियलाइजेशन, यानी हिंदी में अगर उसको कहें तो स्व एहसास। यानी इंसान अपने आप को पहचानता है, बखूबी पहचानता है, लेकिन ये क्वालिटी अक्सर संत लोगों में पाई जाती है, जो तकरीबन इस दुनिया के जितने भी लालच है उन सब से ऊपर उठ चुका होता है। और सबसे कम सेल्फ रियलाइजेशन होने की उम्मीद अगर आप कहीं करते हैं तो वो होता है नेता, आज के दौर का। वो भी आज के दौर के नेता अगर सेल्फ रियलाइजेशन का संकेत दें तो हैरानी होती है ना आपको। लेकिन एक नेता ऐसा है जिसे मुझे लगता है सेल्फ रियलाइजेशन हो गई है, यानी उसने अपने आप को पहचान लिया है, अपनी असली पहचान वो जान चुका है। वो नेता ऐसा है जो मशहूर है कोई मीठी बात करने के लिए नहीं, बल्कि एक समुदाय को टारगेट करने के लिए और उनके खिलाफ भड़काऊ बातें करने के लिए। उस नेता का नाम है हिमंता बिस्वा शर्मा, जो इस वक्त असम के मुख्यमंत्री हैं। लेकिन कल उन्होंने, अब मालूम नहीं किस फ्लो में कह गए, लेकिन ऐसी बात बोल दी जिससे मेरे मन में तो ये शंका उठने लगी है, क्या हिमंता बिस्वा अपने आप को इतनी अच्छी तरह से पहचान गए हैं? जरा आप भी सुनिए। ठीक है, मेरा स्क्रू अगर ढीला है, ढीला ही रहने दीजिए ना, उसमें उनका आपत्ति क्या है। लेकिन सुबह शाम पागल जैसा मैं तो नहीं बचता हूँ, मैं मकसद लेके ही काम करता। स्क्रू ढीला है मेरा तो रहने दीजिए, वो वैसे ही ठीक है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, ये मेरे शब्द नहीं हैं। हिमंता बिस्वा शर्मा ने खुद अपने बारे में ये कहा है। क्योंकि कुछ दिन पहले, कुछ दिन क्या 2 दिन पहले उन्होंने एक बहुत ही भयंकर बयान दिया था, जब उन्होंने लोगों से अपील की थी कि मियाँ मुसलमानों को तंग करो। यानी अगर वो रिक्शा चला रहा है, 5 रुपये अगर वो आपसे मांगता है तो 4 रुपये उसको दो। मतलब इस तरह से निशाना बनाओ उन्हें और कंप्लेंट करो उनके बारे में। मतलब एक मुख्यमंत्री होते हुए इतना भड़काऊ बयान उन्होंने दिया था, जिस पर विपक्ष ने, कांग्रेस ने खास करके तीखा प्रहार किया था कि ऐसे आदमी को मुख्यमंत्री पद पर नहीं होना चाहिए, मामला दर्ज होना चाहिए, अदालत को स्वतः संज्ञान लेके हिमंता बिस्वा शर्मा को अरेस्ट करना चाहिए। उसी में किसी ने लिखा था कि शायद हिमंता बिस्वा शर्मा का स्क्रू ढीला हो गया है, और हिमंता बिस्वा शर्मा मान रहे हैं कि अगर ढीला है तो रहने दो, मैं उसके लिए तैयार हूँ, या जो भी है ठीक कह रहे हैं। अब सेल्फ रियलाइजेशन बोलिए इसको, या कुर्सी जाने का डर बोलिए, या कुर्सी बचाने के चक्कर में अंट शंट जो मुंह में आ रहा है इस वक्त, वो हिमंता बिस्वा शर्मा बोल रहे हैं। लेकिन हो एक्सपोज रहे हैं, रोज़ाना एक्सपोज हो रहे हैं। अब ताज़ा उनका बयान है कि भाई साहब, जो उनकी कुर्सी छीनने के लिए सबसे प्रबल दावेदार है गौरव गोगोई, कह रहे हैं वो भी पाकिस्तानी हैं, उनकी पत्नी भी पाकिस्तानी है, और गौरव गोगोई को चैलेंज कर रहे हैं कि मुझ पे केस करके देख लो। देखिए, वो डरने वाला नहीं है, वो अच्छा बात है, ठीक है। हमारा भी किसी को डरवाने का मकसद नहीं है, लेकिन जो सच है वो सच ही रहेगा, जो झूठ है वो झूठी रहेगा। गौरव गोगोई पाकिस्तान का एजेंट है, उनका बीबी भी पाकिस्तानी है, और मैं आपका सामने बोल रहा हूँ, उसका हिम्मत है तो वो जाके मेरा ऊपर केस करे। सीएम आज असम में अकेला हो चुका है, उसके साथ ना उनके दल के लोग खड़े हैं। सारे दिल्ली में भी भाजपा के लोग जानते हैं कि वे और उनका परिवार सब जगह कितना उन्होंने अवैध रूप से ज़मीन लिया हुआ है, और उनको ये डर है, इसीलिए इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। उन्होंने और उनके परिवार और उनके साथियों ने जितना भी अवैध ज़मीन असम में लिया है, जब हमारी सरकार आएगी उनके ज़मीन को लेकर हम लोगों के बीच में बांटने वाले हैं। अब आदमी ये पता कब बोलता है? आदमी तब बोलता है जब उसको पता होता है कि सिस्टम मेरी जेब में है। मालूम है कि अगर केस कर भी दिया तो कौन सी अदालत उस केस में जल्दबाजी या जल्दी फैसला करने वाली है, या सुनवाई भी होगी जल्दी नहीं होगी इसकी भी गारंटी नहीं है।
लेकिन सवाल हिमंता बिस्वा शर्मा से यही है मेरा, आप प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, केंद्र में सरकार आपकी, प्रधानमंत्री आपके, गृह मंत्री आपके, इंटेलिजेंस एजेंसीज आपकी, सिक्योरिटी एजेंसीज आपकी, और जो कार्रवाई करने वाली एजेंसीज है वो आपकी। जब आपको पता है, आपके पास सबूत है कि गौरव गोगोई पाकिस्तानी है, उनकी पत्नी पाकिस्तानी है, तो गौरव गोगोई को चैलेंज करने की बजाय आप उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं करते? उन दोनों पत्नी पत्नी पर कार्रवाई क्यों नहीं करते? उन्हें जेल में क्यों नहीं डालते? चैलेंज तो वो करता है ना जिसके हाथ में सत्ता ना हो और सत्ता वाले को चैलेंज करे कि तुम में दम है, सत्ता तुम्हारे पास है, मुझ पे केस करके दिखा दो। आपके पास तो पूरा तंत्र है, आपके पास तो पूरा सिस्टम है। आप क्यों नहीं गौरव गोगोई को गिरफ्तार कर रहे? क्यों उन पर कार्रवाई नहीं कर रहे? 1.5 साल हो गया बस इसी तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। और गौरव गोगोई की पत्नी जो विदेशी हैं, उनको भी पाकिस्तानी बोल रहे हैं, गौरव गोगोई को भी पाकिस्तानी बोल रहे हैं। ये बयान देने से पहले शर्मा जी सोचते नहीं होंगे कुछ भी। ये छोड़िए, मियाँ मुसलमानों पे अब क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं कि मियाँ मुसलमान में उनको कहते हैं असम में जो बांग्लादेशी है, जो बांग्लादेशी मुसलमान हैं, मैंने उनके बारे में बोला था। मियाँ मुसलमान मैंने उनके बारे में कहा था कि उन्हें तंग करो और उन्हें कम पैसे दो, इस तरह से उनका बहिष्कार करो। फिर वही बात, अरे भाई साहब, आप भूल जाते हो कि आप मुख्यमंत्री हो। आपको अगर मालूम है कि आपके प्रदेश में फला आदमी बांग्लादेशी घुसपैठिया है, तो उससे 5 रुपये की जगह 4 रुपये देने की बजाय आप उसे देश से बाहर क्यों नहीं कर देते? उसे प्रदेश से बाहर क्यों नहीं कर देते? केंद्र सरकार को बताते क्यों नहीं है कि ये इलीगल है यहाँ पर हमारे प्रदेश में, इसे बाहर कीजिए। ऊपर से गृह मंत्री भी जा रहे हैं वहाँ पर, आज गए अमित शाह जी, प्रधानमंत्री भी पहले गए थे, वो भी यही कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है घुसपैठियों को सपोर्ट करती है, असम में बांग्लादेशी घुसपैठी घुसे। 12 साल से पूरा सब कुछ सिस्टम आपके पास है। कह रहे हैं कि मियाँ मुसलमानों को टारगेट कीजिए, उन्हें पैसे पूरे मत दीजिए, लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि जानते हैं ना कि खुद को भी नहीं पता कौन बांग्लादेशी है, कौन भारत का मुसलमान है। बस मुसलमान शब्द जुड़ा है, इसलिए आप उनको निशाना बनाइए। और मुख्यमंत्री रहते हुए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते, मुख्यमंत्री रहते हुए इस तरह के बयान देते, मुख्यमंत्री रहते हुए एक समुदाय को निशाना बनाते, आप एक धर्म के लोगों को। क्यों आपने कहा कि 22 सीटों पर हम कैंडिडेट ही खड़े नहीं करेंगे क्योंकि वो हमें वोट नहीं देते? क्यों आपने मैसेज दिया पूरे देश को कि मुसलमानों के यहाँ पर बीजेपी ना कैंडिडेट खड़े करेगी, तो जाहिर सी बात है उनका कोई काम भी नहीं होगा। छोटे छोटे काम के लिए बेचारों को, मुसलमानों को कहाँ कहाँ धक्के खाने पड़ेंगे। ये माहौल पूरे देश का कर दिया है। पूरे देश में इस वक्त क्या चल रहा है, मैं आपको एक छोटी सी झलक दिखाता हूँ। ये देखिए, ये 70 साल का एक शख्स है, जफ़र अली, मिदनापुर, वेस्ट बंगाल में, वेस्ट मिदनापुर का बंगाल में। इस शख्स को देखिए, 70 साल की उम्र में ट्रंक भर के कागज़ लेके जा रहा है चुनाव आयोग के दफ्तर में, ये साबित करने के लिए कि वो कोई घुसपैठिया नहीं, इस देश का वासी है। सिवाय बर्थ सर्टिफिकेट के इस शख्स ने हर एक कागज़ जो उपलब्ध हो सकता था वो इकट्ठा किया और पूरा ट्रंक भर के कागज़ लेके गया है, क्योंकि SIR में इनसे सबूत मांगे गए होंगे। ये इस देश की हालत हो गई है। और ये इस देश के सिर्फ मुसलमानों के साथ नहीं, अब तो हमने देख लिया कि अब तो हिंदुओं में भी यही हालत है। जब आप अमर्त्य सेन से सबूत मांगते हैं भारतीय होने का, आप सुभाष चंद्र बोस के खानदान से सबूत मांगते हैं भारतीय होने का, तो इसमें हिंदू मुसलमान भी नहीं रहा। अब तो सीधा सीधा है कि जो इनके लोग हैं उनके लिए सब माफ़ है, जो नहीं है उनको सबको इस तरह से तंग किया जाएगा। ये इस देश की हालत हो गई है। इस देश में जहाँ जहाँ बीजेपी का शासन है, वहीं वहीं पर ये सारी हरकतें क्यों होती है, वहीं सब ये घटनाएं क्यों होती है। एक और उदाहरण है, इस देश का सबसे धार्मिक स्थल हिंदुओं के हिसाब से, या पवित्र स्थल कहिए या प्रदेश कह लीजिए, वो कौन सा है? वो है उत्तराखंड। क्योंकि हमारे हिंदुओं के खास करके सभी बड़े धार्मिक स्थल
उत्तराखंड राज्य में है। और उत्तराखंड राज्य में जहाँ इतने धार्मिक स्थलों, वहाँ तो वैसे ही हर धर्म में एक ही चीज़ कही गई है कि इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ है। कोई एक ऐसा धर्म मुझे दिखा दीजिए जिसने इंसानियत को धर्म से नीचे रखा हो। हर धर्म ने इंसानियत सिखाया है। तो उत्तराखंड में तो मुझे लगता है, उत्तराखंड जैसे राज्य में तो जहाँ इतने धर्म है, इतने धार्मिक स्थल है, वहाँ तो प्यार मोहब्बत, एक दूसरे की इज्जत ज़्यादा होनी चाहिए थी। लेकिन जब से वहाँ बीजेपी का शासन आया है पिछले 2 बार से, तब से लेके उस प्रदेश में नफरत के अलावा और कुछ नहीं दिख रहा। एक धर्म को दूसरे धर्म के खिलाफ कैसे भड़काया जा रहा है और कैसे वो नफरत लोगों के दिलों में घर कर गई है, इसका उदाहरण उत्तराखंड बहुत बढ़िया है। जहां पर एक कश्मीरी लड़के को, 17 साल के कश्मीरी लड़के को, जो शॉल बेच रहा था बेचारा, उसको मारा जाता है, उसके साथ मारपीट की जाती है, उसका सिर फाड़ दिया जाता है क्योंकि वो कश्मीरी मुसलमान है। फिर कहते हैं कश्मीर हमारा अभिन्न हिस्सा है। तो कश्मीर अगर हिस्सा है तो कश्मीर में रहने वाले हमारा हिस्सा कैसे नहीं है? इसी उत्तराखंड में कुछ दिन पहले एक त्रिपुरा के लड़के को चाइनीज कहकर जान से मार दिया गया, हाथ धोना पड़ा उसे। ये उत्तराखंड है जहां हमारे बाबा केदार रहते, जहां हमारे बद्रीनाथ जी रहते हैं, जहां हमारी गंगा यमुना निकलती, जहां से, वहां उस उत्तराखंड में ऐसी नफरत। और अब एक नया फरमान कि कोई भी गैर हिंदू उत्तराखंड के इन धार्मिक स्थलों में नहीं आ सकता। गैर हिंदू मतलब कि आप बद्रीनाथ केदारनाथ जब जाते हैं, देखते होंगे, वहाँ तो सिख भी जाते हैं, वहाँ मुसलमान भी गए, कई देखे। आपने उन सब को बैन कर दिया है। ना ईसाई जाएगा, ना सिख जाएगा, ना मुसलमान जाएगा, ना जैन जाएगा, ना बौद्ध जाएगा। भगवान के दर पर कहाँ, कौन से शास्त्र में लिखा है मुझे बताइए? हिंदू शास्त्र में सबसे ज़्यादा किताबें लिखी गई है। किसी एक शास्त्र में मुझे कोई दिखा दे कि जहाँ लिखा हो कि मंदिरों में भगवान ने रिस्ट्रिक्शन लगा रखी कि सिवाय हिंदुओं के कोई नहीं आएगा। भगवान के दर्शन करने के लिए भी रिस्ट्रिक्शंस। ये नफरत फैलाई जा रही है और ये सब हो रहा है कहाँ पर? सिर्फ और सिर्फ जहाँ बीजेपी शासित प्रदेश है। इसी उत्तराखंड का एक और वीडियो आज बड़ा वायरल हुआ, जहां एक लड़के का वीडियो 2-3 दिन से वायरल हुआ, जहां कुछ बजरंग दल के गुंडे एक बुजुर्ग मुसलमान को तंग कर रहे थे क्योंकि उसकी दुकान का नाम बाबा है, बाबा क्लॉथ हाउस है। नाम बदलने के लिए उसे धमका रहे थे, उस पर प्रेशर डाल रहे थे। तो एक युवक हिम्मत दिखाकर उनसे भिड़ गया और उसने अपना नाम बताया, मोहम्मद दीपक, जानबूझ के। ऐसे वो दीपक है शायद उसका नाम लड़के का। वो वीडियो वायरल है। उस वीडियो की वजह से आज उस बंदे को दोबारा वीडियो बनाना पड़ा। उसने डाला कि भाई ये हिंदुस्तान सबके लिए, इसको प्यार मोहब्बत चाहिए, ना कि नफरत चाहिए। ऐसे दीपक इस देश को बहुत सारे चाहिए आज की डेट में, बहुत सारे। जैसा मैंने पहले भी कई बार कहा कि 70 साल लगे थे देश को यहाँ तक पहुँचने में, जहाँ हम सब मानने लगे थे कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई, सब आगे की बात करते थे। और 10 साल में वो पूरे 70 साल की मेहनत पर पानी फेर दिया है। आप इन 10 सालों की, 12 सालों का निचोड़ निकालिए, सार निकालिए। 70 सालों में हमारे कितने लोगों को नोबेल प्राइज़ मिला, अलग अलग फील्ड में मिला। साइंस में भी मिला, अर्थशास्त्र में मिला, लिटरेचर में मिला, सब चीज़ों में मिला ना। ये अलग बात है कि बीजेपी के अध्यक्ष ये भी भूल गए कि रविंद्रनाथ टैगोर को किस चीज़ के लिए नोबेल मिला था। अमर्त्य सेन को मिला था ना, अर्थशास्त्री। आज उसी नोबेल प्राइज़ जीतने वाले से सबूत मांगा जा रहा है हिंदुस्तानी होने का। पिछले 10-12 साल में हमारे किसी एक फील्ड में भी किसी एक हिंदुस्तानी का नाम भी डिस्कस हुआ है नोबेल के लिए? हुआ है कहीं? ये उस दौर की बात है जब हिंदुस्तान आगे की सोचता था, आगे की बात करता था। आज तो पीछे धकेला जा रहा है, कट्टरवाद की तरफ ले जाया जा रहा है। शिक्षा को आगे बढ़ाने की बजाय शिक्षा को पीछे ले जाया जा रहा है। शिक्षा के सुधार के नाम पर क्या हो रहा है? शिक्षा के सुधार के नाम पर हो रहा है कि
इसका कंट्रीब्यूशन कम कर दो, कांग्रेस का कंट्रीब्यूशन कम कर दो, नेहरू का कंट्रीब्यूशन हटा दो, गांधी का हटा दो, मुगलों को हटा दो और उसकी जगह वो जोड़ दो जो ऐतिहासिक रूप से प्रूव्ड है, जिन्होंने इस देश की आज़ादी के खिलाफ काम किया था। ये आपकी शिक्षा नीति है, ये आपने शिक्षा में बदलाव किया है, जबकि नई चीज़ कुछ जोड़ी है, कुछ शिक्षा के क्षेत्र में कुछ क्रांति की है। तो कहते हैं हमने चंद्रयान 3 लॉन्च किया। 3 तो तब लॉन्च किया ना जब 2 तक पिछली सरकारों ने पहुंचाया था। 3 का प्रोजेक्ट तब आगे आया ना। उसके बाद क्या हुआ साइंस के क्षेत्र में भी, आईटी के क्षेत्र में क्या हो रहा है? कहीं कोई अचीवमेंट आपको दिख रही है इस हिंदुस्तान के पिछले 12 सालों में जिसमें आपने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गर्व किया हो, सिवाय एक चीज़ के कि हम विश्वगुरु हैं, हम चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था है। बेवकूफ़ बनाने में नंबर 1 है। फिर भी मुझे समझ नहीं आता इस देश के लोगों को क्यों समझ में नहीं आती चीज़ें, जबकि अपने आप को पढ़ा लिखा कहते हैं। पढ़े लिखे लोगों को मालूम भी है कि ये जो चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था वाला खेल है, सारे का सारा ये है कि टॉप 10% जो इस देश की आबादी है उसके पास हमारी 70% 60% जो दौलत है वो तो सिर्फ उन 10% लोगों के पास है, बाकी 90% के पास तो कुछ भी नहीं है। नहीं, हम तो विश्वगुरु हैं, हम तो चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था है। क्या बोलता था अमेरिका, क्या बोलता था अमेरिका? अब देखिए कहाँ हमें आज की डेट में आईटी टेक्नोलॉजी स्पेस के मामले में यूएस के साथ कंपीट करना चाहिए था, हम टॉप में होने थे। और कहाँ हम क्या बात कर रहे हैं, ये आपकी स्क्रीन पे देखिए। कह रहे हैं ट्रंप ने मोदी पर तंत्र मंत्र कर दिया था, इसलिए मोदी जी जो है वो ट्रंप के बस में चले गए थे, वशीकरण कर दिया था। ये तो सन 47 में भी इतना बुरा हाल नहीं था, उससे पहले हुआ करता होगा। ये सच्चाई है। जितने नफरती भाषण हैं उस सब के सब में टॉप में कौन आते हैं? बीजेपी के मुख्यमंत्री, बीजेपी के नेता, ये सब के सब। पर देश का प्रधानमंत्री ही अगर नफरती भाषण दे तो फिर नीचे वाले तो क्या ही अब बोले उनके बारे में। ये हकीकत है। लेकिन हर चीज़ की एक चरम आता है, और चरम जिसको कहते हैं ना, जब उस चरम का अंत शुरू होता है ना, उस चरम के बाद जो गिरावट शुरू होती है वो ऐसे नहीं होती, वो सीधी फ्लैट गिरती है। इंतज़ार उसी चीज़ का है कि कभी तो वो आगे खाई आएगी जहाँ पर ये जो नफ़रत फैलाई जा रही है इसका अंत होगा। इंतज़ार उसी का करना पड़ेगा। फ़िलहाल इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। पसंद आए वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में आप भी अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। कम से कम अपनी राय रखेंगे तो कुछ तो आवाज़ मिल के हम सब की आवाज़ कहीं तो गूंजेगी, किसी के कान में तो जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।